तुम ठीक तो हो जावेद? वो बोला, गोली मेरे पेट में लगी है, तुम अपना काम करो, मैं तो अब शायद ही जिंदा बचूं। मैंने सरगोशी में कहा, आबिद तुम अभी जावेद को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मैं इस मिशन से फारिग होकर आता हूँ। वो बोला, मगर आप यहाँ अकेले? मैंने कहा, मेरी फिक्र मत करो, जावेद की जिंदगी खतरे में है, इसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तुम फौरन इसे लेकर निकल जाओ वरना ये बच नहीं सकेगा। मैंने सरगोशी में ही अपने लहजे को सख्त बनाने की कोशिश की। आबिद ने जल्दी से कहा, ओके सर, और आगे बढ़कर जावेद को कंधे पर उठा लिया। हमारे पास गाड़ी मौजूद थी। मैंने आबिद से कह दिया था कि जावेद को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वहां रहना और इधर का रुख भी मत करना, मैं इस मामले से तनहा निमट लूंगा, और हाँ, जाते हुए यूं जाहिर करना जैसे हम लोग यहाँ से फरार हो रहे हैं। आबिद ने मेरे कहने पर अमल किया और वो धम धम करता हुआ बाहर की तरफ दौड़ा। उसने कॉरिडोर का दरवाजा खोलकर जोरदार आवाज में बंद किया और चंद लम्हों के बाद मुझे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई थी। कमरे में बंद शख्स चीख कर बोला, जल्दी करो आचिर, उन्हें पकड़ो, वो लोग फरार हो रहे हैं। जावेद के नाइट विजन शायद वहीं गिर गए थे, क्योंकि जब मैंने उसे रवाना किया था तो नाइट विजन उसकी आंखों पर नहीं थे। दूसरे ही लम्हे कॉरिडोर के दूसरे सिरे से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई थी। मैं दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। फौरन ही इंतहाई दराज कद एक हजूला नमूदार हुआ। वो जितना लंबा था उतना चौड़ा भी था, मगर इस जुस्से पर भी उसकी फुर्ती काबिले दाद थी। वो चंद लम्हे वहां खड़ा हुआ अंधेरे में घूरता रहा, फिर बरकरफ्तारी से कॉरिडोर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बस वही फैसला कुन लम्हा था। मैंने अचानक अपनी टांग आगे बढ़ा दी। वो अपने ही जोर में फर्श पर गिरा तो इतनी जबरदस्त धमक पैदा हुई कि दीवारें तक हिलकर रह गईं। गिरने के साथ ही उसकी हलक से गुर्राहट आमेज कराहें बुलंद हुई, मगर वो फुर्ती से दोबारा खड़ा हो गया। मैंने रिवॉल्वर सीधा करके एकदम उस पर फायर कर दिया। उसकी कर में डूबी हुई आवाज गूंजी, मगर वो अपने पैरों पर खड़ा रहा। फिर दूसरे ही लम्हे उसने अंदाजे से मुझ पर छलांग लगाई। मुझे ऐसा लगा जैसे आसपास की कोई दीवार मुझ पर आ गिरी हो। मैंने आखिरी वक्त में उसकी इज्जत से बचना चाहा, मगर एक तो कॉरिडोर तंग था, दूसरे वो शख्स इतना लहीम शहीम था कि अगर दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता तो उससे बचने की कोई गुंजाइश ही न रहती। मैं खुद को बहुत दराज कद, जसीम और मजबूत समझता था, मगर उस देव के नीचे यूं दबा हुआ था जैसे चट्टान के नीचे चूहा। मुझे हैरत तो इस बात पर थी कि 2 गोलियां खाने के बावजूद वो न सिर्फ होश में था बल्कि जोर आजमाई भी कर रहा था। उसकी कोशिश ये थी कि किसी तरह अपने बड़े बड़े पंजों में मेरी गर्दन दबोच ले। मैं उसके मन्नो भारी भरकम जिस्म के नीचे दबकर रह गया था। मुझे इस सूरत हाल पर हंसी भी आ रही थी। मैं जो खुद को आयरन मैन समझता था, जिसके सर की कीमत मुकर्रर थी और दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां जिसकी ताक में थी, वो आचिर जैसे एक देव के नीचे दबा हुआ बेहिस्सो हरकत पड़ा था। वो मुझ पर कुछ ऐसे अंदाज से गिरा था कि मैं हाथ पांव हिलाने के काबिल भी नहीं रहा था। मैंने सोचा अगर मैं यूं ही पड़ा रहा तो इस देव को सुस्ताने का मौका मिल जाएगा। मैंने खासी कुव्वत सर्फ करके अपनी बाईं कलाई उसके भारी भरकम शाने के नीचे से निकाली और उसके मुंह पर पूरी कुव्वत से पंच रसीद कर दिया। इस कोशिश में मेरा हाथ झंझना कर रह गया, मगर इसका खातिर खा फायदा भी हुआ। आचिर के वजूद में वो पहला सा दमखम न रहा। मैंने उसी कुव्वत से दूसरा पंच रसीद किया तो उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। मैंने खासी कुव्वत सर्फ करके उसे दाईं जानिब उछाल दिया। वो धमाके से एक तरफ लुढ़क गया। मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। मेरे पुराने जख्म से दोबारा खून रिसने लगा, मगर अपने जख्म की परवाह किए बगैर मैंने उसके बड़े और बालों से बेनियाज खौफनाक सर पर पै दर पै कई जबरदस्त ठोकरें रसीद कर दी। मेरी आखिरी ठोकर इतनी भरपूर थी कि चुटाख की ऐसी आवाज गूंजी जैसे किसी तख्ते को तोड़ने से आती है। आचिर की मजबूत खोपड़ी चटक गई थी। उसे छोड़कर मैं अंदर की तरफ लपका। मुझे अंदाजा नहीं था कि ग्लोरिया किस कमरे में है। मैंने दीवार पर स्विच बोर्ड तलाश करके लाइट ऑन की तो लम्हे भर को मेरी आंखें चुंधिया गईं। एक कमरे के दरवाजे से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई उसका लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने पहले उसी कमरे को आजमाने का फैसला कर लिया और आहिस्ता से आवाज दी, ग्लोरिया, क्या तुम अंदर हो? ग्लोरिया की आवाज में लर्जिश थी। बोली, हाँ कामरान। मैंने कहा, 1 मिनट सब्र करो। मैं तेजी से आचिर की लाश की तरफ दौड़ा। उसूली तौर पर कमरे की चाबी उसी की जेब में होनी चाहिए थी। मैंने फुर्ती से उसकी जेबों की तलाशी ली और मुझे चाबियों का गुच्छा मिल गया। कमरे से बाहर निकलते ही ग्लोरिया दीवानावार मुझसे लिपट गई। वो मुझसे लिपटी हुई बिलक बिलक कर रो रही थी। मैंने आहिस्तगी से उसे अलहदा करते हुए कहा, अरे अरे, तुम तो यूं रो रही हो जैसे किसी बच्ची से उसका मनपसंद खिलौना छीन लिया जाए। चलो अब यहाँ से निकलने की कोशिश करो, वरना हम दोनों को एक साथ मिलकर रोना पड़ेगा। कमरे में बंद शख्स अब खामोश हो गया था। मैंने सोचा कि उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर करूं, फिर उसे उसके हाल पर छोड़ने का फैसला करके मैं ग्लोरिया को लेकर वहां से निकल गया। आचिर की जेब से जो चाबियों का गुच्छा बरामद हुआ था उसमें गाड़ियों की चाबियां भी थीं। पोर्च में इंतहाई दाईं जानिब 2 गाड़ियां मौजूद थीं। उनमें से एक टोयोटा थी, दूसरी मर्सिडीज। मैंने टोयोटा को ही ले जाने का फैसला किया क्योंकि जो चाबी थी वो टोयोटा की ही थी। आधे घंटे के बाद
हम पर्ल कॉन्टिनेंटल के एक लग्जरी रूम में बैठे हुए थे। मैं 15 मिनट तक गर्म पानी के टब में लेटा रहा। अगर ग्लोरिया बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक न देती तो शायद मैं मजीद उतनी ही देर टब में लेटा रहता। मैं बाथरूम से बाहर निकला तो ग्लोरिया रूम सर्विस से खाना मंगवा चुकी थी। खाने के बाद जब मैं गर्मा गर्म कॉफी पी रहा था तो मुझे जावेद का ख्याल आया। वो न जाने किस हाल में था, उसको गोली लगी थी। उसके साथ ही मुझे रकम से भरे हुए सूटकेस का ख्याल आया जो उस गाड़ी की डिक्की में रखा हुआ था जिसमें आबिद जावेद को लेकर गया था। मेरे पास उस अफसर के घर का नंबर भी मौजूद था जिसने ग्लोरिया की मौजूदगी की इत्तला दी थी। उसी के जरिए जावेद की खैरियत भी मालूम हो सकती थी। मैंने कॉफी का कप रख कर ऑपरेटर से मतलूबा नंबर मिलाने को कहा। चंद मिनट के बाद वो अफसर लाइन पर था। वो मेरी आवाज सुनते ही बोला, तुम कहाँ गायब हो? मैंने कहा, मैं पीसी के कमरा नंबर 403 में अपनी वाइफ के साथ मौजूद हूँ। जावेद अब कैसा है? मैंने सुना है कि उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई है। वो बोला, जावेद CMH में एडमिट है, अब उसकी तबीयत काफी बेहतर है। वैसे तुम्हारा वहां जाना बेकार है क्योंकि वो आज ही घर शिफ्ट हो जाएगा। मैं समझ गया कि वो मुझे फिलहाल CMH जाने से रोकना चाहता है। फिर बोला, हाँ, वो तुम्हारा दोस्त तैमूर भी खैरियत से है। वो अपने किसी दोस्त के घर है। अब उसकी तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अब तुम आराम करो, सुबह मैं खुद ही तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊंगा। मैंने कहा, ओके सर। मेरे कमरे का नंबर याद रखिएगा, मिस्टर एंड मिसेज अमजद टिवाना, रूम नंबर 403। ओके, गुड नाइट। फोन से फारिग होकर मैं ग्लोरिया की तरफ मुतवज्जे हुआ जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बाल संवार रही थी। वैसे वो जहां भी थी बहुत आराम से रही थी। उसके चेहरे पर निखार और लिबास भी माकूल था। मैंने कहा, हाँ ग्लोरिया, अब तुम बताओ, तुम नॉर्थ नाजमाबाद वाले बंगले से अचानक कहाँ गायब हो गई थी? उसने तंजिया लहजे में कहा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। मैंने कहा, जल्दी ख्याल आ गया था तभी तुम यहाँ नजर आ रही हो, वरना अभी तक उस वडेरे की कैद में होती। वैसे एक बात और भी है, तुम्हारा ख्याल दिल से जाएगा तो आएगा ना। हमारे एक शायर ने कहा है कि ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। मेरे ख्याल में उसने ठीक ही कहा है। ग्लोरिया मुंह बनाकर बोली, अच्छा, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, चलो फिर ज्यादा रोमांटिक नहीं होता, कम रोमांटिक होने की इजाजत तो है, मगर ये तुम्हें अचानक गायब होने की क्या सूझी? मैं और तैमूर वापस पहुंचे तो मालूम हुआ कि तुम गायब हो। ग्लोरिया चिढ़कर बोली, वो लोग तादाद में 6 थे, वरना मुझे न ले जा सकते। अब तुम कहोगे कि वो तुम्हें कहाँ ले गए थे तो मैं नहीं बता सकूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया था। वहां से वो मुझे मूसा खान के अड्डे पर ले गए थे। वहां मुझे एक दफा माइकल भी नजर आया था। फिर मालूम हुआ कि तुमने मूसा खान की भांजी को अगवा कर लिया है और उसके जरिए मुझे रिहा करवाना चाह रहे हो। मूसा खान गुस्से से पागल हो गया और उसने फौरी तौर पर मुझे वडेरे के बंगले पर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद की इत्तला मुझे मौसूल नहीं हो सकी क्योंकि वडेरे की कैद में कोई मुझसे बात नहीं करता था। बोलते बोलते ग्लोरिया का हलक खुश्क हो गया। वो पानी का ग्लास उठाकर एक ही सांस में चढ़ा गई। मैंने तल्ख लहजे में कहा, उसके बाद जो कुछ हुआ है वो मुझसे सुन लो। मूसा खान ने हमारी उस कोठी को मलबे का ढेर बना दिया जिस पर फर्डिनेंड ने साल भर तक मेहनत की थी। ग्लोरिया बेताबी से बोली, ओह नो, और वहां मौजूद मुलाजिम वो कहाँ गए? मैंने कहा, उनका भी अभी तक पता नहीं चल सका। अब सूरत हाल ये है कि तैमूर जख्मी है, इरफान भी किसी काम का नहीं है, बाकी लोगों का कुछ पता नहीं, सिर्फ हम दोनों ही कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, और तुम भी क्या, सिर्फ मैं ही हूँ? माइकल का नाम सुनकर तो तुम पर कपकपी तारी हो जाती है। वो बोली, अच्छा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर ग्लोरिया ने मुझ पर तकिया खींच मारा। मैंने झुककर अपना सर बचाने की कोशिश की। उसी लम्हे कमरे की खिड़की का शीशा जोरदार छन्नाके के साथ टूटा और कोई चीज ठक की आवाज के साथ खिड़की के सामने वाली दीवार में पेवस्त हो गई। मैं फुर्ती से फर्श पर लेट गया। मैं एक लम्हे में समझ गया था कि किसी ने मुझ पर बेआवाज राइफल से फायर किया है। ग्लोरिया भी फर्श पर पड़ी हुई थी। मैंने दरवाजे की तरफ खिसकते हुए ग्लोरिया से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं मालूम करता हूँ कि ये फायर कहाँ से किया गया। ग्लोरिया इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसते हुए बोली, तुम भी बाज़ औक़ात बच्चों जैसी बातें करते हो। सामने की बिल्डिंग में बेशुमार ऑफिसेज हैं। फायर करने वाला खुद तुम्हारे सामने पेश हो जाएगा कि मुझे पकड़ लो, मैंने आप पर फायर किया है। मैंने कहा, मगर देखने में क्या हर्ज है? वो तंजिया लहजे में बोली, अगर अपनी एनर्जी ज़ाया करना चाहते हो तो ज़रूर देखो। मैंने झल्ला कर कहा, तुम हर बात बगैर सोचे समझे बोल देती हो। सामने वाली बिल्डिंग में सिर्फ ऑफिसेज हैं, उनमें से ज्यादातर इस वक्त बंद हैं। जो इक्का दुक्का ऑफिस इस वक्त खुले हैं उन्हें मैं चेक कर लूंगा। ग्लोरिया फिर मजे का खेज अंदाज में हंसी। बोली, गोया तुमने तय कर लिया है कि हमला आवर किसी ऐसे ऑफिस में मौजूद होगा जहां काम हो रहा है। मैं फिर ये कहूंगी कि हमला आवर वहां मौजूद हुआ भी तो वो अपने माथे पर लिख कर नहीं बैठा होगा कि मैंने ही गोली चलाई है। मैंने कहा, तुम कमरे की लाइट ऑफ कर दो और खिड़की से सामने वाली इमारत के मेन दरवाजे पर नजर रखो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मैं फुर्ती से बाहर निकल गया। मैं तकरीबन भागता हुआ लिफ्ट तक पहुंचा। यह महज इत्तेफाक था कि उसी वक्त लिफ्ट भी उसी फ्लोर पर मौजूद थी।
मैं होटल के मेन गेट से निकलकर सड़क पर पहुंचा तो सामने वाली इमारत से 2 आदमी निकल रहे थे। हुलिये और चाल ढाल से दोनों ही बिजनेसमैन लग रहे थे। मैंने सरसरी अंदाज में उनका जायजा लिया। मेरा अंदाजा था कि उनमें से कोई भी हमलावर नहीं है। मैंने उस बिल्डिंग में जाने का फैसला किया ही था कि मुझे बड़े बड़े बालों और मजबूत जिस्म वाला एक नौजवान नजर आया। उसके हाथ में गिटार का केस था और वो बहुत घबराए हुए अंदाज में इधर उधर देख रहा था। वो इमारत के सदर दरवाजे से बाहर निकला और पैदल ही एक तरफ रवाना हो गया। मैंने एहतियातन अपना रिवॉल्वर चेक किया और कुछ फासला देकर उसके पीछे रवाना हो गया। मुझे न जाने क्यों यकीन था कि यही वो नौजवान है जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। वो अभी तक घबराए हुए अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लेता हुआ घूमकर इमारत की पुश्त की तरफ जा रहा था। उस इमारत का पिछला हिस्सा इंतहाई बोसीदा और गंदा था। वहां एक रिक्शे वाला खड़ा था। नौजवान झपट कर उसमें सवार हो गया। मैंने बेबसी से इधर उधर देखा। मुझे एक मोटरसाइकिल वाला दिखाई दिया। मैंने उससे कहा, रिक्शे में मेरा एक दोस्त नाराज होकर जा रहा है, मुझे जरा उसके पीछे ले चलूं। वो मान गया। वहां जगह जगह गलियों के नुक्कड़ों पर, बंद दुकानों के चबूतरों पर और तीसरे दर्जे के चाय खानों में लोग, खास तौर पर नौजवान बैठे हुए थे। वो गिटार वाला नौजवान भी उन्हीं में से एक होटल में दाखिल हुआ और एक खाली मेज पर जाकर बैठ गया। वो अब भी मुतवहश अंदाज में इधर उधर देख रहा था। मैंने चंद लम्हे दरवाजे के नजदीक ठहर कर उसका जायजा लिया। फिर उसकी मेज की तरफ बढ़ने ही वाला था कि 2 आदमियों को देख कर रुक गया। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए नौजवान के पास पहुंचे और कुर्सियां घसीट कर बैठ गए। उनके चलने फिरने का अंदाज ऐसा था जैसे उनके सिवा वहां मौजूद हर शख्स हकीर हो। मैं बेनियाजी से होटल में दाखिल हुआ और उनके बिल्कुल बराबर वाली मेज पर जाकर बैठ गया। मेरी पुश्त उनकी जानिब थी मगर आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। उनमें से एक भारी आवाज में बोला, तुम्हें तो ये मालूम हो ही गया होगा कि काम हुआ या नहीं। मैं संभल कर बैठ गया। मेरे खदशात दुरुस्त साबित हो रहे थे। नौजवान ने सहमे हुए लहजे में कहा, उम्मीद तो यही है कि वो बच नहीं सका होगा। मेरा निशाना इतना कच्चा नहीं है। न जाने वो इतना ज्यादा खौफजदा क्यों था। अचानक होटल के दरवाजे पर एक आदमी और नमूदार हुआ। उसने ग्रे रंग का लंबे कुर्ते वाला शलवार सूट पहन रखा था। पैरों में खुस्से थे और घने बालों को बैक कॉम कर रखा था। वो इस अंदाज में सीना फुलाकर चल रहा था जैसे पंजाबी फिल्मों में विलन चलते हैं। वो भी सीधा उसी गिटार वाले के पास पहुंचा और अक्खड़ लहजे में बोला, हो गया तेरा काम। वो बोला, जी हाँ, काम तो मैंने कर। पंजाबी फिल्मों के विलन ने उसकी बात काट दी। बोला, बकवास बंद कर। जहां से तूने काम किया है उसके साथ वाले दफ्तर में मैं भी मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से उसे बचते देखा है। नौजवान बोला, वो निशाना मैंने बिल्कुल ठीक लिया था उस्ताद। मगर वो अचानक नीचे बैठ गया और विलन ने बैठे हुए दोनों आदमियों से कहा, इसे यहाँ से ले चलो अड्डे पे, इससे बाकी बातें वहीं पूछूंगा। वो शायद उस इलाके का बदमाश था क्योंकि काउंटर वाले समेत हर शख्स सहमी हुई नजरों से शलवार कमीज वाले को घूर रहा था। मैंने जल्दी जल्दी 2-4 घूंट लिए और उठ खड़ा हुआ। काउंटर पर पैसे देते वक्त मैंने काउंटर वाले से पूछा, ये कौन था? काउंटर वाले ने हैरत भरे अंदाज में कहा। वो बोला, तुम नहीं जानते? उसके लहजे में हैरत थी कि जैसे वो कायदे आजम हो। फिर खुद ही बोला, इस इलाके में नए मालूम होते हो। ये इस इलाके का बदमाश है भूरा। नाम तो इसका रफीक है मगर भूरे के नाम से मशहूर है। मैंने तल्ख लहजे में कहा, मगर वो उस लड़के को अगवा कर रहे हैं और तुम देख रहे हो। काउंटर वाला बिगड़ कर बोला, तो क्या करूं? उसकी हिमायत में बोलकर मुझे गोली खाने या आंतें निकलवाने का कोई शौक नहीं है। मैंने कहा, फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं खड़े खड़े चीखा, ओए भूरे इधर आ। मेरा लहजा इंतहाई तौहीन आमेज था। उसने और उसके साथियों ने गर्दनें मोड़कर यूं देखा जैसे मेरे जहनी तवाजुन पर शुबा हो। फिर भूरा पागल बैल की तरह मेरी तरफ बढ़ा और काट खाने वाले लहजे में बोला, कौन है वो तू? उसके अंदाज से मुझे लगा जैसे वो मुझे पहचानता ना हो। जिस किसी ने भी उसे मेरे कत्ल पर लगाया था सिर्फ यही बताया होगा कि होटल के फलां कमरे में जो शख्स मुकीम है उसे कत्ल कर दो। मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? हालांकि अभी कुछ देर पहले ही वो नौजवान मुझ पर कातिलाना हमला कर चुका था और मैं उसकी हिमायत कर रहा था। वो तो अगर ग्लोरिया ना होती तो शायद होटल के उस कमरे में मेरी लाश पड़ी होती। भूरे ने पूछा, तू होश में तो है? मैंने उसे मुश्तइल करने के लिए कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, हराम सूरत। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें रख कर और खौफनाक हुलिया बनाकर कोई शख्स बदमाश नहीं बन जाता, समझे? उसके दोनों साथियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की मगर भूरे ने इशारे से उन्हें रोक दिया। बोला, तुम उस हरामजादे पर नजर रखो। उसने गिटार वाले की तरफ इशारा करते हुए फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा, इस पागल के बच्चे से मैं खुद ही निपट लूंगा। मुतवक्के हंगामे और उठा पटक के पेश नजर लोग पहले ही उठकर होटल से बाहर निकल गए। होटल के बैरे तक नजर नहीं आ रहे थे। इसका मतलब यही था कि वाकई उस इलाके में भूरे की दहशत थी। काउंटर वाला गिड़गिड़ाया, भूरे उस्ताद, मारना पीटना ही है तो मेरे होटल से बाहर ले जाओ।
मैंने अभी धंधा शुरू ही किया है। देखो मेरे तमाम ग्राहक भाग गए और अगर ये मर गया तो पुलिस शुबे में मुझे भी धर लेगी, मेरा होटल भी सील हो जाएगा। भूरे ने कहा, तू फिक्र मत कर रमजान, इस हरामी को तो मैं बाहर ही ले जाकर मारूंगा। ये कहकर उसने मेरे गिरबान पर हाथ डालने की कोशिश की। मैंने पीछे हटकर उसका हाथ पकड़ा और तज़हीक आमेज लहजे में कहा, मैं कोई भेड़ का बच्चा नहीं हूं जो तू मुझे यूं पकड़ कर ले जाएगा। शराफत से तू जहां कहे मैं चलने को तैयार हूं, मगर जबरदस्ती करेगा तो अपने हाथ पैर ही तुड़वाएगा। मैं जानबूझकर उसे मुश्तइल कर रहा था। उसने झुंझलाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर मैंने बहुत मजबूती से उसका हाथ पकड़ा था, इसलिए वो हाथ छुड़ाने में कामयाब ना हो सका। मैंने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, उस्ताद, अब तक तेरा वास्ता शायद जन्खों से पड़ता रहा है या फिर औरतों से जोर आजमाई करते रहे हो। अगर वाकई उस्ताद हो तो अपना हाथ छुड़ाओ, मैं तुम्हारे साथ जहन्नम में भी जाने को तैयार हूँ। उस्ताद भूरे के चेहरे पर जलजले के आसार नमूदार हुए। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मेरी आवाज इतनी बुलंद थी कि होटल से बाहर खड़े हुए मजमे ने भी सुन ली होगी। अब ये गोया उस्ताद भूरे की उस्तादी को चैलेंज था। काउंटर वाला भी मुंह फाड़े मुझे घूर रहा था। उस्ताद भूरे ने डपट कर पूछा, अबे तू है कौन? मगर उसका लहजा खोखला था। मैंने तज़हीक आमेज लहजे में कहा, मैं खुदाई फौजदार हूँ, या तो उस नौजवान को छोड़ दे या अपना हाथ छुड़ा ले। भूरे के साथियों ने अचानक रिवॉल्वर निकाल लिया। उनमें से एक फिल्मी विलन की तरह रिवॉल्वर लहरा कर बोला, हमारे रास्ते से हट जाओ वरना। इस मर्तबा भूरे ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शायद वो खुद भी यही चाहता था कि किसी तौर मुझसे छुटकारा नसीब हो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वाह उस्ताद, तुम इन खिलौनों के बलबूते पर बदमाशी करते हो। एक निहत्थे आदमी को तुमने कत्ल भी कर दिया तो लोग यही कहेंगे ना कि एक आदमी उस्ताद भूरे के काबू में नहीं आया। फिर मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, इनसे कहो कि अपने ये खिलौने जेब में रखें। मैं इन चीजों से मरूब होने वाला नहीं हूँ। मैं तो खुद इन्हीं खिलौनों के जरिए रोजी कमाता हूँ। उस्ताद का एक साथी भिन्ना कर कुछ आगे बढ़ाया, बोला, बकवास बंद कर। उसे शायद अभी तक भूरे की बेबसी का अंदाजा नहीं हुआ था। मैंने भूरे की कलाई छोड़े बगैर अपनी कलाई काउंटर पर टिकाई और जिस्म को बैलेंस करके रिवॉल्वर वाले के मुंह पर इतनी जोरदार किक मारी कि वो उलटकर पीछे वाले संगी मेज पर जा गिरा। मुझे यकीन था कि उसके 2-4 दांत जरूर टूट गए होंगे। फिर इससे पहले कि दूसरा आदमी कुछ समझता, मैंने बिजली की तेजी से रिवॉल्वर निकालकर भूरे की कनपटी पर रख दिया और झटका देकर उसी को अपने आगे ढाल बना लिया। फिर कहा, उस्ताद भूरे, अपने आदमी से कहो कि रिवॉल्वर फेंक दे, वरना तुम वक्त से पहले दुनिया से कूच कर जाओगे। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे इन खिलौनों से मत डराओ, इससे कहो कि रिवॉल्वर फेंक दे। मुझसे मार खाने वाला उठकर खड़ा हो गया था और वक्फे वक्फे से खून थूक रहा था। उसका रिवॉल्वर भी हाथ से गिर चुका था। मैंने देखा कि गिटार वाला नौजवान भागने के चक्कर में है। भूरे ने काउंटर वाले को झिड़का, बोला, तू यहाँ बैठा क्या दांत निकाल रहा है? चल भाग जा यहाँ से। वो इतनी उजलत में वहां से भागा कि मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। भूरे ने आहिस्ता से कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, मेरे ही इलाके में कम से कम मेरी बेइज्जती तो मत करो। उसका लहजा मजीद धीमा हो गया। फिर बोला, बताओ क्या चाहते हो? मैंने आहिस्ता से कहा, उस लड़के को मेरे हवाले कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने सरगोशी की, चलो अड्डे पर चलकर बात करते हैं। मैंने कहा, ताकि तुम्हारे आदमी घेर कर मेरा कीमा बना दें। वह बोला, उस्ताद भूरा जब एक दफा किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दे तो दुनिया की कोई ताकत उसके दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर कभी वक्त आया तो तुम पर चलाई जाने वाली हर गोली भूरा अपने सीने पर खाएगा। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हारी बात पर एतमाद किए लेता हूँ। फिर बुलंद आवाज में कहा, कहो उस्ताद कैसी रही? मैंने उसकी कलाई छोड़ी और एकदम उससे बगलगीर हो गया, जैसे उससे बरसों पुरानी दोस्ती हो। भूरा भी बुलंद आवाज में बोला, तू बरसों के बाद विलायत से आया है और आते ही इतना खौफनाक मजाक कर दिया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ न करता। अभी तक तेरी ये पुरानी आदत नहीं गई। उसने मेरी पीठ पर एक धप मारा। मैंने कहा, और तुम भी क्या कागजी आदमी साथ लेकर चलते हो? इसे देखो, एक हल्की सी किक भी बर्दाश्त नहीं कर सका। भूरे ने कहा, तू ब्लैक बेल्ट तो पहले ही था, अमेरिका से कुछ ज्यादा ही सीख कर आ गया है। मैंने हंसकर कहा, अमेरिका से नहीं बल्कि जापान से। मैंने सोचा जो कुछ सीख कर आया हूँ उसे चेक तो कर लूं। बस मुझे ये डर था कि तुम्हें कहीं गुस्सा ना आ जाए। मैंने लोगों को सुनाने के लिए कहा ताकि उस्ताद भूरे की उस्तादी का भरम रह जाए। उस्ताद भूरे ने मेरी कमर में हाथ डाला, बोला, अच्छा बातें छोड़, चल घर चल। उसने बहुत तेज किस्म का कोई इत्र लगा रखा था। उसकी बू से मेरी नाक में सरसराहट हो रही थी। बहुत ज्यादा तेज खुशबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और छींकी आने लगती। उसके इत्र की खुशबू भी सीधी मेरे दिमाग को चढ़ गई और मुझे लगातार कई छींकें आईं। मैंने सर्द लहजे में कहा, मुझे छोड़ दो, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। भूरे के एक साथी ने गिटार वाले नौजवान का हाथ पकड़ लिया। दूसरा आदमी तो कुछ करने के काबिल ही नहीं रहा था। वो अपने पैरों पर चल रहा था, यही गनीमत था।
उस्ताद भूरे का अड्डा वहां से काफी दूर था, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तो रहा होगा। हम जो ही अंदर दाखिल हुए, भूरे के एक साथी ने झपट कर गेट बंद कर दिया। मार खाने वाला अजीब अंदाज में बोला, अब मैं तुझे बताऊंगा कि हाथ पैर कैसे चलाते हैं। तूने लात मार के मेरे 3 दांत तोड़ दिए।